दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन पोएटिक्स। अरिस्टोटल का क्या योगदान रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, पोएटिक्स में और ट्रेजेडी की थ्योरी में, ये हम लोग जानेंगे। आज तक आपको किसी ने इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ विद हिंदी एंड इंग्लिश नहीं पढ़ाया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पूरा और अच्छे से समझना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ एरिस्टोटल इन हिज वर्क पोएटिक्स। जो ट्रेजेडी की थ्योरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अरिस्टोटल के प्रोमिनेंट जो वर्क्स हैं उनमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है ये। अरिस्टोटल ने एनालाइज़ किया था ग्रीक ड्रामा और एक्सप्लेन किया था कि ट्रेजेडी को क्या इफ़ेक्टिव बनाता है और आर्टिस्टिकली सक्सेसफुल क्या चीज़ ट्रेजेडी को बनाती है। उसने इन चीज़ों को एनालाइज़ किया था। उसके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है ट्रेजेडी को वो ये है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन mimesis of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, is embellished in embellished language, performed rather than narrated, and through pity and fear, affecting the proper purgation catharsis of these emotions। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है एक इमिटेशन है, मतलब कि कॉपी है, एक तरह से इमिटेट करना किसी की, जैसे हम इमिटेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, किसी की कॉपी करना या उसको मिमिक करना। इसके लिए इसने एक परफेक्ट वर्ड दिया है, मैमेसिस ऑफ एन एक्शन। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है किसी एक्शन का इमिटेशन है। वो एक्शन कैसा हो सकता है? सीरियस एक्शन हो सकता है, कंप्लीट एक्शन है, और एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड, जो कि किसी सर्टन मैग्नीट्यूड का एक्शन है। इन एम्बेलिस्ड लैंग्वेज, एम्बेलिस्ड लैंग्वेज का मतलब है लैंग्वेज विद द यूज़ ऑफ कोरस रिदमेटिक थीम्स, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोरस आपको मिले, सॉन्ग्स मिले, रिदम मिले, एक थीमेटिक चीज़ें, इन चीज़ों पे थीम जो है उसकी बेस्ड हो, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ होता है। परफॉर्म्ड रेदर देन नरेटेड, मतलब कि ट्रेजेडी को परफॉर्म किया जाता है नरेशन के बजाय। एंड थ्रो पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन। वो कहते हैं थ्रो पिटी मतलब कि दया और डर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस को। मतलब कि दया और जो डर है वो इफ़ेक्ट करता है प्रॉपर जो कैथारसिस है ऑफ दीज मूवमेंट्स, उसको इफ़ेक्ट करता है। तो ये उनकी डेफिनेशन है। इसके जो वर्ड्स हैं उनके आप मीनिंग्स आगे देख सकते हैं। इमिटेशन का मतलब माइमेसिस, ट्रेजेडी इमिटेट्स ह्यूमन एक्शंस इन लाइफ। जैसे कि हमने बताया है कि ट्रेजेडी जो है वो मिमिक करती है ह्यूमन, क्योंकि ट्रेजेडी ह्यूमन के ऊपर बनाई जाती है। कोई भी प्ले लिखा जाता है वो ह्यूमन के लाइफ के ऊपर लिखा जाता है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन एक्शंस और ह्यूमन लाइफ को वो इमिटेट करते हैं, प्ले में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और ट्रेजेडी जो है वो सीरियस एक्शन से फुलफ़िल होती है। इट डील्स विद सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड मोरल इश्यूज़, मतलब कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो होते हैं और मोरल इश्यूज़, मतलब कि ट्रेजेडी हो उस कहानी से क्या मोरल मिलते हैं, क्या मोरल सीख जो है मिलती है, और क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या क्या उसमें कहानी में प्लॉट के थ्रू चलते हैं, उन सब में डील करती है ट्रेजेडी। कंप्लीट एक्शन ये होता है द स्टोरी हैज़ अ बिगिनिंग एंड अ मिडिल एंड एंड। एक परफेक्ट प्लॉट में जो है स्टोरी का बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है एंड एंड होता है, हमें देखने को मिलता है, तभी वो कहानी जो है सक्सेसफुल होती है। इसके बाद एम्बेलिश्ड लैंग्वेज की बात करते हैं। यूज़ ऑफ पोइटिक लैंग्वेज, रिदम एंड सॉन्ग, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ट्रेजेडी में जो है जब उसको परफॉर्म किया जाता है एज अ प्ले, तो वहाँ पे पोइटिक लैंग्वेज का यूज़ होता है, रिदम का यूज़ होता है, सॉन्ग्स का भी यूज़ होता है बीच बीच में, इवेंट्स को, प्लॉट्स को दिखाने के लिए। मे बी स्टोरी के क्लाइमेक्स को भी कई बार सॉन्ग्स के थ्रू दिखाया जाता है। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, इट इज़ एक्टेड ऑन स्टेज रेदर देन नरेटेड। ड्रामा या थिएट्रिकल फॉर्म में जो है इसको प्ले किया जाता है ऑन द स्टेज रेदर देन नरेशन के बजाय इसको परफॉर्म किया जाता है, एक्ट किया जाता है। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, प्रॉप्स जो भी होते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
कैथारसिस यहाँ पे होता है द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस इमोशनल प्योरिफिकेशन तो पिटी एंड फियर, मतलब कि जब डर का माहौल होता है और दया का माहौल दिखाया जाता है, सोरोनेस दिखाया जाता है, तो ऑडियंस के अंदर ये सारी जो है इमोशंस जाग उठते हैं, जिससे इमोशनल प्योरिफिकेशन का इन्होंने नाम दिया है। इसके बाद बात करते हैं हम, उन्होंने 6 एलिमेंट्स दिए हैं ट्रेजेडी के। क्या क्या 6 एलिमेंट्स हैं? अरिस्टोटल ने सबसे पहला जो एलिमेंट दिया है उसको नाम दिया है प्लॉट, जो कि माइथोस एक परफेक्ट वर्ड इन्होंने दिया है, द सोल ऑफ ट्रेजेडी। वो कहते हैं कि प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी का सोल है, यानी कि ट्रेजेडी की आत्मा है। द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स होता है, इंसिडेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लॉट, जो है ट्रेजेडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड प्लॉट शुड हैव यूनिटी ऑफ एक्शन, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप। वो कहते हैं प्लॉट में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि जो एक्शंस हो रहे हैं वो एक यूनाइट वे में होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, बिगिनिंग होनी चाहिए एक्शन की, मिडिल होना चाहिए और एंड भी परफेक्ट होना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब कि कौन सी चीज़ क्यों घट रही है और उसका क्या रीज़न है, ये भी उसमें हमें मालूम चलना चाहिए। आगे अरिस्टोटल बात करते हैं कैरेक्टर की। उनका ये सेकंड एस्पेक्ट है कैरेक्टर। इसको उन्होंने जो दूसरा नाम दिया है वो है इथोस का। इसमें बात करते हैं वो मोरल क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर की मोरल क्वालिटीज़ के बारे में। वो कहते हैं कि कैरेक्टर्स जो है गुड होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब कि अच्छे होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए और रियल वर्ल्ड पे रिलेटेड होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए। इसके बाद थर्ड जो एलिमेंट वो देते हैं वो कहते हैं इसको डायोनोया, जिसको इन्होंने थॉट भी बोला है, और ये डायोनोया एक परफेक्ट वर्ड उन्होंने दिया है। वो कहते हैं आइडियाज़ एंड थीम्स एक्सप्रेस्ड इन द प्ले में जो है आइडियाज़ और थीम्स को एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। रिवील्स द इंटेलेक्चुअल कंटेंट। वो कहते हैं ट्रेजेडी जो है इंटेलेक्चुअल कंटेंट को रिवील करती है। इसके बाद वो चौथे पॉइंट जो वो एक्सप्लेन करते हैं उसको इन्होंने नाम दिया डिक्शन का। डिक्शन को इन्होंने लेक्सिस भी बोला है, और वो कहते हैं चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो एक चॉइस और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का जो है सीक्वेंस है। लैंग्वेज शुड सूट कैरेक्टर एंड सिचुएशन। वो कहते हैं कि जो भाषा उसमें यूज़ करी गई है वो कैरेक्टर और सिचुएशन को सूट करनी चाहिए, उस पर जो है अपनी छाप छोड़ सके ताकि। इसके बाद पांचवें जो एलिमेंट वो देते हैं वो इसको कहते हैं मेलोज, जिसको मेलोडी भी कहते हैं। ये कहते हैं कि ट्रेजेडी में, परफेक्ट ट्रेजेडी में जो है म्यूज़िकल एलिमेंट होना चाहिए, सॉन्ग्स होने चाहिए, कोरस होना चाहिए, ताकि बीच बीच में पिटी एंड फियर का माहौल ताकि ऑडियंस जो है इंगेज हो सके इन सब चीज़ों में। ऑडियंस की इंगेजमेंट के लिए, परफेक्ट इंगेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 6th पॉइंट जो वो देते हैं स्पेक्टिकल, इसको ऑप्सिस कहा है उन्होंने। इसमें वो लेटर एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि विजुअल इफ़ेक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, सीनरी, दीज शुड बी प्रेजेंट इन द ट्रेजेडी, लीस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स मोर ऑन स्टेज क्राफ्ट देन पोइट्री। वो कहते हैं ये विजुअल इफ़ेक्ट, कॉस्ट्यूम्स और सीनरी तो होते ही हैं ट्रेजेडी में, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि जो स्टेज पे जो स्टेज क्राफ्ट है, पोइट्री, मतलब कि वो कहते हैं ना जैसे कि नरेशन रेदर देन नरेशन इट इज़ परफॉर्म्ड। तो वो कहना चाह रहे हैं कि स्टेज पे जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन पोइट्री। तो विजुअल इफ़ेक्ट्स और कॉस्ट्यूम्स इतना मैटर नहीं करते हैं। इसके तो उम्मीद है आपको ये 6 एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे और इस ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद उन्होंने उनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो थ्योरीज़ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो वर्क हैं, उसमें उन्होंने जो पोइटिक्स का जो वर्क है उसमें उन्होंने लेटर ये बताया है कि ये एक्सप्लेन किया है कि जो ट्रेजिक हीरो है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो जो कॉन्सेप्ट है, इसको उन्होंने लेटर एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि द ट्रेजिक हीरो ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द एरिस्टोटल्स थ्योरी। इसमें लिखा गया कि जैसे कि हमने बताया कि ट्रेजिक हीरो जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल प्लेस है इनकी थ्योरी में, इनके पोइटिक्स के वर्क में। उसकी करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दी हैं, नोबल बर्थ और हाई सोशल स्टेटस उनकी, मतलब कि वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी में जो भी हीरो होता है, जो भी मेन कैरेक्टर, मेन लीडिंग कैरेक्टर होता है, एक होता है विलेन और एक होता है हीरो।
तो जो हीरो होता है वो हमेशा नोबल बर्थ और हाई सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है, मतलब कि हाई सोशल स्टेटस, जैसे कि रॉयल होगा, रॉयल फैमिली से होगा, किसी बड़े घराने से होगा, एलीट क्लास से होगा, वो हमेशा इन्हीं जो है सोशल क्लासेस से रिलेशन रखता है। नाइदर परफेक्टली गुड नॉर कम्प्लीटली एबल, मतलब कि पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होगा और पूरी तरह से बुरा भी नहीं होगा। फॉल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, वो कहते हैं कि कैरेक्टर ज़्यादातर प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ गिरता हुआ प्रतीत होगा। पॉसेस अ ट्रेजिक फ्लॉ, हमार्शिया जिसको वो नाम देते, वो कहते हैं कि हमेशा जो कैरेक्टर है वो एक ट्रेजिडी को फेस करता है, हमेशा ट्रेजिक फ्लॉ जो कि हमार्शिया इन्होंने नाम दिया उसको हमेशा फेस करता है रेदर प्लॉट में। इसके बाद जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, ओइडिपस, हैमलेट, मैकबेथ, जैसे कि हम हैमलेट में देखते हैं, मैकबेथ में देखते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रेजिडी की वजह से, डिफरेंट प्लॉट्स की वजह से, स्टोरीज़ की वजह से, डिफरेंट सीक्वेंसेस की वजह से जो हैं उनको लास्ट में एट द एंड जो क्राइसिस फेस करनी पड़ती हैं, जो लॉसेस होते हैं, उससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और लास्ट में ख़ुद को भी मार लेते हैं। तो ये हमें हैमलेट में भी देखने को मिला है। तो इन्हीं पे ये एग्जांपल्स उसके हैं। इसके बाद वो हमार्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं कि ट्रेजिक फ्लॉ किस तरह से होता है। वो कहते हैं अ मिस्टेक, एरर ऑफ जजमेंट और वीकनेस, मतलब कि एक गलती या जजमेंट करने की गलती या फिर कमज़ोरी जो है, इसको हमार्शिया कहते हैं। कॉजेज द हीरोज़ डाउनफॉल, अगर हीरो किसी सीक्वेंस या इवेंट को गलत जज कर ले, जैसे कि हैमलेट में हुआ था, उसको लगता है कि उसके जो उसके चाचा जो हैं, जो किंग बन गए हैं उसके पापा को मार करके, तो उसमें जो उसको सपने में जो घोस्ट आता है वो तमाम तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, तो वहाँ पे जो है मिस्टेक करता है वो जजमेंट की, और वो उसमें उस स्टोरी में आपको देखने को मिलता है किस तरह से लास्ट में सारे लोग जो हैं एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं और सारे मारे जाते हैं। नॉट नेसेसरली अ मोरल सिन, और ज़रूरी नहीं कि एक मोरल सिन ही हो। हमार्शिया जो ट्रेजिक फ्लो है, ज़रूरी नहीं कि एक मोरल सिन ही हो। एग्जांपल देते हैं, ओइडिपस इग्नोरेंस एंड डिटर्मिनेशन टू डिस्कवर द ट्रुथ लीड टू हिज रूइन, मतलब कि ओइडिपस जो है वो किस तरह से चीज़ों को इग्नोर करता है और डिटरमाइंड होता है टू डिस्कवर द ट्रुथ, जो कि सत्य के खोज के पीछे भागता रहता है, यही उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसके बाद परपेशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है। ये बताता है अ सडन चेंज इन द हीरोज सर्कमस्टेंसेस, प्रॉस्पेरिटी टर्न्स इनटू एडवर्सिटी। वो कहते हैं कि किस तरह से एक सडन चेंज जो है हीरो के सर्कमस्टेंसेस को के थ्रू हीरो की लाइफ को बदल सकता है, किस तरह से उसको एलीट से पुअर क्लास में ला सकता है, किस तरह से उसको एक हीरो से लोअर स्टेटस पे ला सकता है। एग्जाम्पल में वो बताते हैं कि ओइडिपस डिस्कवर्स दैट ही हिमसेल्फ इज़ द मर्डरर ही सीक्स। वो एग्जांपल देते हैं कि जो ओइडिपस है वो किस तरह से खुद को ही मर्डर मान लेता है। इसके बाद लेटर वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है जिसको कहते हैं एनैग्नोसिस, जिसको मीनिंग में बात करें तो रिकॉग्निशन कहा जाता है, मोमेंट ऑफ डिस्कवरी और रियलाइजेशन। इसमें जो है मोमेंट ऑफ डिस्कवरी एंड रियलाइजेशन के बारे में बात की गई कि जो करेक्टर है वो किस तरह से चीज़ों को डिस्कवर करता है और रियलाइजेशन उसका किस तरह का होता है, क्या क्या रियलाइज़ करता है। द हीरो रिकॉग्नाइजेस द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ और हिज सिचुएशन। इस थीम के अकॉर्डिंग जो हीरो है वो सत्य की खोज करते हुए सत्य को पा लेता है, या फिर क्या सत्य है उसको जानता है, अबाउट हिमसेल्फ खुद के बारे में, और जो सिचुएशन है उसके बारे में, उसके ट्रूनेस के बारे में जानता है। इसके बाद में बात करते हैं ओइडिपस का ही एग्जांपल लेते हुए, रियलाइज दैट हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड फेट। तो किस तरह से ओइडिपस जो है ट्रुथ का पीछा करते करते खुद का ही रूइन का कारण बनता है, ये भी इसमें एग्जांपल के थ्रू आप कोट कर सकते हैं। इसके बाद में कैथारसिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैथारसिस इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ट्रेजेडी। ये एरिस्टोटल ने कहा है कि कैथारसिस जो है अल्टीमेट पर्पस है ट्रेजेडी का, to bring the emotions in the pupil due to the pity and fear of the plot structure, events in the story, in the play. This means the audience experiences pity for the suffering hero, fear that similar misfortunes may happen to themselves। मतलब कि जो सफ़र कर रहा है, जो हीरो सफ़र कर रहा है उसके प्रति दया का भाव जागना और फियर, डर का भाव जागना,
दैट सिमिलर मिसफॉर्चून्स में हैपन टू देमसेल्व्स, जो कि चीज़ें उनके साथ भी होती रहती हैं, तो इस वजह से उनके अंदर डर का माहौल आना। एज अ रिजल्ट दीज इमोशंस आर प्यूरिफाइड और रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द डे। ये इमोशंस जो हैं या तो प्यूरिफाई हो जाते हैं या फिर रिलीज़ कर दिए जाते हैं जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके द्वारा। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या रखता है, ये प्रोड्यूसेस इमोशनल बैलेंस, मतलब कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके अंदर इमोशनल बैलेंस लाता है ऑडियंस के अंदर। प्रोवाइड्स मोरल एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, मोरल वैल्यूज़, मोरल साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या सीक्वेंसेस, क्या क्या हमारे वीक डिसीजंस और रॉन्ग डिसीजंस हमें हमारी फेट में टर्न कर सकते हैं। मेक्स ट्रेजेडी मीनिंगफुल एंड एन्जॉयबल, इससे जो है कैथारसिस जो है ट्रेजेडी को मीनिंगफुल बनाता है और एन्जॉयबल बनाता है ताकि ऑडियंस जो है इंगेज्ड रह सके। लेटर वो बात करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन के कॉन्सेप्ट की। इसका मतलब है अरिस्टोटल एम्फेसाइज करते हैं वन सेंट्रल एक्शन शुड बी देयर, नो अननेसेसरी सब प्लॉट्स, एवरी इवेंट कंट्रीब्यूट्स टू द मेन प्लॉट। वो कहते हैं कि वन सेंट्रल एक्शन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि जितने भी एक्शंस हो रहे हैं स्टोरी पे वो एक ही एक्शन पे बेस्ड होने चाहिए, एक दूसरे से अटैच्ड होने चाहिए, ताकि उनका रियल मीनिंग, रियल स्टोरी जो है उसका फ्लो ना बिगड़े। नो अननेसेसरी सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए, और एवरी इवेंट कंट्रीब्यूट्स टू द मेन प्लॉट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारे इवेंट, जितने भी अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे मेन प्लॉट की तरफ जो है झुके हुए होने चाहिए। दैट लीड्स टू द यूनिटी ऑफ एक्शन। तब आगे जो क्रिटिक्स आए हैं उनके एरिस्टोटल के, उन्होंने ये यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, ये भी आइडियाज़ उन्होंने डेवलप किए हैं। इसके बाद हम क्रिटिकल एवेल्यूएशन करते हैं एरिस्टोटल्स पोइटिक्स द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी का। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ड्रामा है। अगर मेरिट्स की बात करें, पहली सिस्टमेटिक थ्योरी है ड्रामा की, ये एम्फसाइज करती है स्ट्रक्चर को और एस्थेटिक यूनिटी को, जैसे कि हमने बताया यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करती है, तो आर्टिस्टिक यूनिटी और स्ट्रक्चर के बारे में ये बात करती है। इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म फॉर सेंचुरीज, इसने वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत कई सारी सेंचुरीज तक जो है इन्फ्लुएंस किया है। एक्सप्लेन्स इमोशनल इम्पैक्ट थ्रू कैथारसिस, ये इमोशनल इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करता है कैथारसिस के थ्रू। इसके बाद इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। बेस्ड मेनली ऑन ग्रीक ट्रेजेडी, जैसे कि एरिस्टोटल वो ग्रीक मैन था, तो मेनली जो है ग्रीक ट्रेजेडी या ग्रीक स्टोरीज़ पोइट्रीज़ पे बेस्ड होता है। गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू इमेजिनेशन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में और इमेजिनेशन के बारे में, जो हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, उसमें कम इंपॉर्टेंस देता है। नॉट फुली एप्लीकेबल टू मॉडर्न ड्रामा, जो आजकल का मॉडर्न ड्रामा है उस पर पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, कहीं ना कहीं इसके फ्लॉबैक्स भी हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड दैट अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन पोइटिक्स रिमेन्स द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मतलब कि ये जो उनकी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी है पोइटिक्स में, ये हमेशा रहेगी फाउंडेशन क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, थ्रू कॉन्सेप्ट्स सच एज मैमेसिस दैट इज़ इमिटेशन, अभी हमने बात की ट्रेजिक हीरो, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमर्शिया है, पर पेरिपेशिया है, एनाग्नोसिस है एंड कैथारसिस है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से दिस विल रिमेन द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेजेडी अचीव्स एस्थेटिक आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड इमोशनल इम्पैक्ट। एरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से ट्रेजेडी जो है अचीव करती है जो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है उसको, और इमोशनल इम्पैक्ट किस तरह से डालती है विद द हेल्प ऑफ पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। His analysis of plot, character and dramatic structure continues to influence literary theory and dramatic criticism through the world. वो कहते हैं कि उसका जो एनालिसिस है प्लॉट का एनालिसिस करने का तरीका है, कैरेक्टर्स का, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का, वो हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा लिटरेरी थ्योरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, और ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं उनको थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आपको रिवीजन के लिए क्विक फार्मूला चाहिए तो इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम आंसर में और अपने नोट्स में, दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दैट इज़ ट्रेजेडी का मतलब होता है माइमेसिस, इमिटेशन, ट्रेजिक हीरो, हमर्शिया, परफेशिया, एनाग्नोसिस, कैथारसिस। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कंक्लूड। वन लाइन एग्ज़ाम पॉइंट की बात करें तो
एरिस्टोटल ने कहा था, इसको आप कोट कर सकते हैं, प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। उन्होंने कहा था कि प्लॉट जो है सोल ऑफ ट्रेजेडी है एंड कैथारसिस इज़ इट्स अल्टीमेट एम। मतलब कि सबसे पहले वो प्लॉट की बात करते हैं जिसके अराउंड स्टोरी और प्ले जो चलता है, उसके बाद वो बात करते हैं मोरल की, जो कि है पिटी एंड फियर के थ्रू कैथारसिस, जो वॉट ऑडियंस एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ द एंड। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।